हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पाल जी के ज्ञान में दोस्तों, जिसमें आपको सीडीपी बाल विकास के दोस्तों टॉप 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक एक प्रश्न दोस्तों सीटेड में आया हुआ है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, सेशन को पूरा देखिएगा। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो आज का दोस्तों पहला प्रश्न क्या कहता है? आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की खाली जगह की योग्यता का आकलन करते हैं दोस्तों। सही उत्तर का निर्माण करने के लिए, सही उत्तर की व्याख्या करने के लिए, सही उत्तर की पहचान करने के लिए, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने के लिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 1, तो दोस्तों सही उत्तर का निर्माण करने के लिए ये दोस्तों गलत हो जाएगा। सही उत्तर की व्याख्या करने के लिए ये भी गलत, और प्रत्यास्मरण दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिला के इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर की पहचान करने के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर दोस्तों 2 है आज का। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? कौन सी अवस्था में करता है दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक चरण में, औपचारिक संक्रियात्मक चरण में, संवेदी चरण में, पूर्व संक्रियात्मक चरण में दोस्तों। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? प्रश्न नंबर 2, तो दोस्तों वह कौन सी अवस्था होती है? तो वह दोस्तों अवस्था होती है संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जेंडर विभेदीकरण, या फिर जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता। प्रश्न नंबर 3, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिताएं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? कौन सा सही हो जाएगा? व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेशीय प्रभावपूर्ण से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव का विकास को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 4 का, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है दोस्तों कौन सा हो सकता है? वह बुद्धि सिद्धांत के अनुसार संगीत में बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, भाषा विषय बुद्धि। प्रश्न नंबर 5, तो दोस्तों वह कौन सी हो जाएगी? दोस्तों वह हो जाएगी अंतः वैयक्तिक। गार्डनर के अनुसार दोस्तों आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देने वाला वह कौन सा हो सकता है? तो अंतः व्यक्तित्व। अंतः व्यक्तित्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दोस्तों दिया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है,
प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं दोस्तों? 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं। तो दोस्तों कितनी अवस्थाएं दोस्तों? ये उनकी 4 अवस्थाएं हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपको बताना है कि ये 4 अवस्थाएं दोस्तों कौन कौन सी होती हैं दोस्तों। कमेंट जरूर कर दें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बता दें दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग खाली जगह की ओर संकेत करता है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग खाली जगह की ओर संकेत करता है। किसकी तरफ करता है दोस्तों? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों ये पुनरावृत्ति वाला ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाए, अनुरूपित करता है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, ये भी दोस्तों। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन दोस्तों कैसा होता है? अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों के पहचानने में सहायक होता है। या ऑप्शन नंबर बी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायता होती है। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों को अधिगम में रुकावट का उत्पन्न करता है। तो दोस्तों रुकावट सहायक नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाए तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों का श्रेणीकरण दोस्तों ये गलत हो जाएगा दोस्तों। रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों को विकास का सार प्रस्तुत करता है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, सार नहीं करता है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है, इसी प्रकार विपरीतता है दोस्तों, ये सही उत्तर हो जाएगा। संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय की आकलन अधिगम का निरंतर ये भी दोस्तों गलत हो जाए, अभिन्न अंग है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर दोस्तों आज का 10वां है, क्या कहता है प्रश्न नंबर 10? सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सीखना कौशलों के संचय के समान है। सीखना कौशलों के संचय के समान है दोस्तों, गलत। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, बिल्कुल देती हैं दोस्तों। सीखना निष्क्रिय है, गलत हो जाएगा दोस्तों। सीखना शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्धारण नहीं है, गलत हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक रचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा, कौशलों का अर्जन के द्वारा, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन द्वारा, निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया के द्वारा। प्रश्न नंबर 11 जीन पियाजे एवं वाइगोत्स्की जैसे मनोविज्ञान रचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं दोस्तों?
आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। निष्क्रिय भी गलत हो जाएगा दोस्तों, अनुबंधन भी गलत है, कौशलों का अर्जन भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय विनियोजन के अर्थ के निर्माण की प्रक्रिया के तौर पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की तुलना में संख्या की तुलना, कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना करना, कि छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती। प्रश्न नंबर 12 तो 12 का ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना करना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, वाइगोत्स्की के अनुसार दोस्तों आपको बताना है, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों और साथियों के अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषिक विकास के संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कई भाषा सीखते हैं। तो दोस्तों लेवायुक्ति के अनुसार दोस्तों कौन सा कथन इसके अनुसार सही होता है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, ग्रेडिंग कोडिंग आकलन और ग्रेडिंग संचय प्रणाली खालीके के कुछ उदाहरण है। किसके उदाहरण है दोस्तों, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने के लिए, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना करने की विधि, परीक्षा के उत्तरों को मूल्यांकन करने की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 14 है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 15 क्या कहता है, यह शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। अपसारी चिंतन पर बल देकर, अपसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित तथा मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों को जोखिम लेने तथा चुनौतियों का सामना करने को हतोत्साहित करके। प्रश्न नंबर 15 तो दोस्तों छात्रों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है, तो उनके परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। जब तक दोस्तों उनके विचारों को महत्व नहीं दिया जाएगा तब तक दोस्तों छात्रों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहाँ पर केवल वाला ये गलत हो जाएगा दोस्तों, अध्यापक केंद्रित वाला ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, परिवर्तनशील लचीलापन और पाठचर्या है, परिवर्तनशील भी हो दोस्तों, लचीलीपन भी हो दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा। कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण दोस्तों नहीं करना है दोस्तों, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 17 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। प्रश्न नंबर 17 तो दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें तो दोस्तों ये मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस दोस्तों ये सभी दोस्तों भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों को कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए खाली जगह का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनके अभिभावकों का व्यवसाय
सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्थाएं। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों। 18 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विकासात्मक अवस्थाएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? प्रश्न नंबर दोस्तों 19 है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भावी प्रभाव पड़ता है। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार विचार जन्म लेता है दोस्तों, गलत दोस्तों हो जाएगा। दोनों मानते हैं कि भाषा विचार को जन्म देते हैं, गलत हो जाएगा। दोनों भाषा के विचारों को जन्म नहीं देती, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 चलते हैं 20 की ओर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ में प्रतिसंवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक प्रवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपूर्वक गुणों को उत्पन्न करने के लिए प्रशंसा की योग्यता, या फिर दोस्तों पैटर्न के खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। प्रश्न नंबर 20 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। पैटर्न को खोजने और उनकी क्षमता को संवेदनशीलता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 21 की तरफ आए हुए हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों से नहीं निकाला जा सकता दोस्तों। कौन सा नहीं निकाला जा सकता? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 की ओर आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के सर्वाधिक उचित है? प्रश्न नंबर 22, शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैलियों की पहचान करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों करना चाहिए। शिक्षार्थियों में व्यक्ति भिन्नताओं को सहज करने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी गलत दोस्तों। अधिकतम बढ़ा लाने वैसे तो केवल ये गलत हो जाएगा। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में रखना चाहिए ताकि बचा जा सकता। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है? आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है। प्रश्न नंबर 23, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल करते हैं दोस्तों। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। बिल्कुल दोस्तों करते हैं। वे हमेशा सफल होते हैं। दोस्तों ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24,
यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान को कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो प्रत्याशा रटने की समझता। गलत दोस्तों, रटने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। विकल्प के ताले वाले सांस्कृतिक स्तरीय कार्यपत्रक, ड्रिल और अभ्यास दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 25, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? दंड देकर गलत, फटकार कर गलत, मारपीट कर गलत, प्रशंसा कर दो बच्चे की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन, जेम्स ड्रेवर, हाल्ट, बेल्स। प्रश्न नंबर 26, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये दोस्तों ये हो जाएंगे स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन। प्रश्न नंबर 27, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? एस्केबेरल। ऑप्शन नंबर ए एस्केबेल गलत, स्पीयरमैन दोस्तों गलत, हाल्ट गलत दोस्तों, ये वोल्टेज का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 28 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का संवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है? कौन से कारकों को प्रभावित करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये सभी दोस्तों प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी की अभिरुचि होनी चाहिए, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए, शिक्षा शांति रणनीतियाँ भी सही होनी चाहिए, विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर दोस्तों 29 क्या कहता है? एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर दोस्तों करता है ये? अध्यापिका की मनोदशा, बच्चे के नैसर्गिक योग्यताएं, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे को निष्पादित का स्तर। तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बच्चे के निष्पादन का स्तर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षा तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थी को तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो, तो तुलना नहीं करनी चाहिए। केवल वाला गलत हो जाएगा। तब तक उद्देश्य नहीं हो सकता जब तक उसे भय और चिंता संचय ना हो, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर दोस्तों 31 क्या कहता है? प्रश्न नंबर दोस्तों 31 है, समाजीकरण एक प्रक्रिया दोस्तों, कैसी समाजीकरण की प्रक्रिया है? मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक सामाजिक संस्कृति को की आलोचना करने में, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने में। तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। समाजीकरण दोस्तों क्या है? मूल्यों, विश्वासों एवं अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर दोस्तों 32 है। सृजनात्मक मुख्य रूप से खाली जगह से संबंधित किससे है? मॉडलिंग, अनुकरण, अपसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। सृजनात्मक मुख्य रूप से दोस्तों किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगी अपसारी चिंतन यानी बहुबुद्धि सिद्धांत से। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रतिबंधन। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भावनाओं की आलोचना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा? गैसल, गाल्टन, टर्मन, डॉक्टर माथुर। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा था दोस्तों? ये टर्मन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टर्मन। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न क्या कहता है? आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि। तो मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः दोस्तों बुद्धि से प्रेरित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये रहे आज के टॉप 35 प्रश्न। दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। हमारा चैनल दोस्तों पाल जी के ज्ञान आपको सीटेट की तैयारी दोस्तों करवाता है, जो कि दोस्तों आपको एक रामबाण सीरीज की तरह काम करता है दोस्तों। इस चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।